आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं KTV उर्दू कश्मीर। शाहिद बुखारी के साथ दिन भर के मंजरनामे के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन इकराम, आपको मालूम होगा कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर 37 निशस्तों के लिए DDC इंतखाबात का 5वां मरहला था, जिसमें 37 निशस्तों के लिए DDC इंतखाबात होने वाले थे। और इस हवाले से आज अलल सुबह ही जितने भी पोलिंग बूथ्स थे उनके आसपास लोगों का निकलना शुरू हुआ और इस तरह से अपने राय के हवाले से हर आदमी ये चाहता था कि एक बेहतर नुमाइंदे का इंतखाब किया जाए ताकि वो इलाकाई सतह पर उनके मामलात को हल करने के लिए पेशरफ्त कर सके। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि इस साल सर्दियों के बीच में ये जो इंतखाबात हो रहे हैं, इन इंतखाबात के लिए एक लंबी फौज जो उम्मीदवारों की है, उन्होंने अपने नामजदगी के कागजात भरे और इस तरह से कई लोग जो बहुत ज्यादा सुर्खियों में भी रहे और कई लोग ऐसे भी थे जो सियासत से बिल्कुल बेखबर हैं, लेकिन इंतखाबात के मजे देख करके उन्होंने भी इन मराहिल में शराकतदारी के हवाले से अपनी दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी। हालांकि जमहूरियत के लिए अच्छे लोगों का सामने आना बेपनाह जरूरी है ताकि लोगों की न सिर्फ खिदमत हो सके बल्कि यह कह सकते हैं कि अवामी मुतालबात और मामलात को वक्त पर देखा जा सके। इस हवाले से नाज़रीन इकराम, आपको याद होगा कि सरकार की तरफ से यहां पर DDC के इंतखाबात मुनक्किद करने के लिए पंचायतों और सरपंचों और पंचों की जब बात होती है तो इस हवाले से भी जो खाली निशस्तें रह गई थी उन पर भी इंतखाबात साथ साथ हो रहे हैं। यानी कि कई पोलिंग बूथ्स ऐसे होते हैं जहां पर पंच सरपंच के इंतखाब भी हो रहे हैं और उसके साथ साथ जो DDC के इस वक्त उम्मीदवार हैं उनकी तकदीरों के फैसले भी बैलेट बॉक्सेस के अंदर कई जगह पे और कई जगह पर EVMs के अंदर इस वक्त बंद हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही इन इंतखाबात में एक बड़ी बात देखने को मिल रही है, वो ये कि भारतीय जनता पार्टी जहां इस वक्त मरकज के अंदर हुक्मरान भी है और उसके साथ साथ यहां जम्मू कश्मीर के अंदर 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद बहुत ज्यादा छाई रही। यहां उनके स्टार कैंपेनर्स आए रोज आकर के किसी ना किसी रैली में शिरकत करते हैं और कई लोग हैं जो डेरा जमाए यहां पर बैठे हुए हैं और इस तरह से ये लीडरान लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए मरकज की तरफ से उठाए जाने वाले इक़दामात के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से अवाम को बाखबर करने की कोशिशें कर रहे हैं। अवाम के पल्ले बात कितनी पड़ रही है ये तो शायद इंतखाबात के बाद जो एग्जिट पोल आएगा उसमें हम आपके साथ बात कर पाएंगे। फिलहाल एग्जिट पोल पर कोई बात नहीं की जा सकती, लेकिन इतना भी माना जाता है कि यहां पर जो PAGD बना, इस PAGD के अंदर भी कई मामलात ऐसे हैं जिनको लेकर के इस वक्त अवाम भी तजज्जुब के बीच में है। जहां PAGD ने अपने उम्मीदवारों को जम्मू कश्मीर की लगभग हर एक निशस्त पर खड़ा किया है, वहीं पर अपनी पार्टी एक तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि वो एक बड़ा मैदान मार ले। भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर्स अपनी जगह पर चाहते हैं कि किसी तरीके से मैदान मार दिया जाए और इसी के साथ साथ जब हम PAGD की बात करते हैं, जो पीपल्स अलायंस फॉर गुप का डिक्लेरेशन बना, यह सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे और मकसद से बना था कि जम्मू कश्मीर के अंदर 5 अगस्त 2019 की पोजीशन को बहाल करने के लिए, रियासत का दर्जा वापस लाने के लिए 35 से 370 के हवाले से जो मामलात इस वक्त हैं उनको हल करने के लिए एकजुट हुआ जाए और उसके साथ साथ अलग अलग सियासी सोच किसी भी जगह हो सकती है, लेकिन एक बड़े ख्यालात के लिए, एक बड़े मामले के लिए यकजा होकर के इस मामले का कहीं पर समाधान निकाला जाए। लेकिन इसके साथ ही जो मरकज की तरफ से यहां पर ऐलान किया गया कि अब यहां पर DDC के इंतखाबात होंगे 2 टायर सिस्टम से बाहर निकल करके 3 टायर सिस्टम के तहत यहां के लोगों को बेहतर खिदमात फराहम करने के हवाले से चुनाव होंगे। चूंकि एक बहुत ही तलख और सख्त तरीन तजुर्बा हुआ था यहां की रीजनल जमातों को, जिसमें चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, PDP की बात करते हैं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं या दीगर कुछ जमातों की बात करते हैं, जिनके बारे में यह बताया गया था कि पंचायतों के चुनाव में इन्होंने शिरकत ना करके यहां पे कोशिश करी थी कि एक इस तरह की नाराजगी मरकज को दिखाई जाए जिसमें यह एतराज जताया जाए कि 35 से 370 के मामले को लेकर के वो खुश नहीं हैं। लेकिन जब इन इंतखाबात को अमल में लाया गया और इसमें बहुत ज्यादा कम लोगों ने अगरचे शिरकत की, बहरकैफ ये कह सकते हैं कि एक जमहूरी अमल छोटा बड़ा हुआ जिसमें
कुछ लोग बन करके आ गए और इस तरह से मैक्सिमम अगर हम बात करते हैं जो पंचायतें थी जिसमें पंचों और सरपंचों के इंतखाबात हुए, तो उन इंतखाबात में जो लोग सिलेक्ट होकर के आ गए उनके बारे में बताया जाने लगा कि ये गैर सियासी तरीके से काम करते हैं, ये लोगों की बात सुनते नहीं हैं, इनको अवाम का दर्द नहीं है, ये बुनियादी सतह पर वो काम नहीं कर पाते हैं जो लोगों के सही मानों में होने चाहिए, इनके सर पर किसी सियासी क़यादत का हाथ नहीं है और इनके पास तजुर्बों की बड़ी कमी है। बहरकैफ अब जब 5 अगस्त के मामले के बाद ऐसे सख्त तरीन तजुर्बे इन जमातों को हुए और इन्हें भी लगा कि इनके वर्करान समेत और दीगर लोगों को लेकर के जब चला जाए, तो ऐसे मामलात को लेकर के जब देखा जाता है, कुल मिलाकर के अवामी मफाद के मामलात जब आ जाते हैं, तो इसमें यह देखा गया कि कहीं पर 5 सरपंच जो थे वो सियासी जमातों को गले से उतर नहीं पा रहे थे और उसके साथ साथ अवाम किसी जगह पर यह परेशान थे कि मामलात को लेकर के कहां ले जाए, तो सियासी जमातों के पास जाते थे। सियासी जमातों की जो क़यादतें थी वो लगभग नजरबंद थी और उसके बाद जब सरकार की तरफ से यह फैसला आया कि इनको अब धीरे धीरे छोड़ दिया जाएगा, तो जैसे ही छोड़ने का अमल शुरू हुआ, आपको याद होगा कि जब फारूक अब्दुल्ला छूट करके आए, उमर अब्दुल्ला छूट करके आए और उसके बाद जब महबूबा मुफ्ती की रिहाई भी हो गई, तो सज्जाद गनी लोन समेत कई लीडरान थे जो महबूबा मुफ्ती के घर गए और वहां पर उनके साथ बातचीत की और इस तरह से गुपकार अलायंस की मीटिंग रखी गई। और जब ये एकजुट हो गए तो सरकार की तरफ से अचानक फैसला आ गया कि यहां पर डीडीसी इंतखाबात करवाए जाएंगे। अब अगर हम पीएचजीडी की बात करते हैं तो वो लोग भी तजज्जुब में चले गए कि आया उन्हें डीडीसी इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एकजुट तो ये हो गए थे। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात यह थी कि इंतखाबात के हवाले से इन्हें शायद कोई इल्मियत भी नहीं थी। मरकज की तरफ से इस तरह का ऐलान जब आ गया तो ये लोग भी तजज्जुब के अंदर चले गए। उधर आपको याद होगा कि जब ये डीडीसी के इंतखाबात का ऐलान हुआ तो इस दौरान इन लोगों का जो दौरा था वो जम्मू का था और इस जम्मू दौरे के दौरान इन्होंने जाकर के लोगों के बीच में एक जो बताया जाता था कि जम्मू वर्सेस कश्मीर हो रहा है, जम्मू वर्सेस लद्दाख हो रहा है, कश्मीर वर्सेस लद्दाख हो रहा है, तो उस नोशन को खत्म करने के लिए और दीगर हम ख्याल लोगों को 35 से 370 के हवाले से ये यकजा करने के लिए गए थे। लेकिन वहां जब फारूक अब्दुल्ला ने जाकर के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया, महबूबा मुफ्ती अलग अलग लोगों से मिली, तो उसके बाद पीएचडी की वहां पर मीटिंग हुई, तो जिसमें अचानक इन्होंने ऐलान किया कि ये लोग डीडीसी इंतखाबात में आ जाएंगे। और इस तरह से जब यहां आए तो यहां पर एक कयादत सौंप दी गई फारूक अब्दुल्ला को कि भाई वही पीएचडी के अंदर जो कैंडिडेट्स हैं उनको मुंतखब करेंगे। और उसके बाद क्या हो गया कि जब कैंडिडेट्स का ऐलान होने लगा पीएचडी के अंदर कि मुश्तरका तौर पर चुनाव लड़े जा रहे, तो इसमें कई वर्करान उनके जो थे बड़े सीनियर तरीन वो अपनी अपनी पार्टियों से खफा हो गए कि उन्हें मैंडेट नहीं दिया जा रहा है। इसका बरक्स फायदा उठाया अपनी पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी ने। उन्होंने उठ करके अपने अपने कैंडिडेट खड़ा कर दिए और कोशिश करी कि अपनी सारी कयादतों को एक झुंड में लेकर के उस इलाके में जाया जाए और वहां पर कैंपेन चलाई जाए। यहां अगर पीएचडी की बात करते हैं तो ये लोग जहां पर भी अपना कैंडिडेट उठाते हैं, मान लीजिए कहीं पर पीडीपी अपना कैंडिडेट खड़ा कर रही है तो सिर्फ पीडीपी के लीडरान ही जो पीएचडी के अंदर मौजूद हैं वही जाकर के उस कैंडिडेट के हक में जो है वो वहां पर कैंपेन चला रहे हैं। इसी तरह से अगर कहीं पर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो वहां पर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की कयादत और या इक्का दुक्का उनके साथ कोई लीडर होगा वो जाकर के वहां पर अपना असर और रसूख दिखाने की कोशिश करता है। गरज जब हम टॉप लीडरशिप की बात करते हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप जो है, क्रीम लीडरशिप, वो इसको जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और बार बार आ रही है और हर जगह जाकर के रैलीज भी कर रही है। इवन सोपोर के अंदर टंगा रैली भी कर डाली उन्होंने। इसी तरीके से अगर आप देख लीजिए तो अपनी पार्टी के लोग जो हैं, अल्ताफ बुखारी समेत, गुलाम हसन मीर समेत जितने भी सीनियर लीडरान हैं वो हर जगह पर पहुंच रहे हैं और जाकर के अवाम तक अपनी पार्टी के मंशूर को पहुंचाने की कोशिश करते हैं, अपने कैंडिडेट के हाथ मजबूत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पीएचडी के अंदर आपने देखा कि एक शायद कहीं पर इत्तेफाक अंदर से नहीं बन पा रहा था, जिसका फायदा बाज़ाब्ता तौर पर हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भारतीय जनता पार्टी गुपकार गैंग का नाम लेकर के इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि कहीं पर दूर से ही पता चलता है कि अंदर से सब शायद उतना ठीक ठाक नहीं है जितना बाहर से दिखाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि यहां पर बड़े बड़े ऐसी निशस्तें भी हैं, ऐसी निशस्तों के बारे में बात करेंगे जो शायद वकार का मामला बन सकती थी। पीएचडी के लिए भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो लोग हैं उनके लिए भी, पीडीपी के लिए भी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लिए भी और
दूसरी तरफ से अपनी पार्टी के लिए भी, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी वो कयाते तो उस ऐसी हॉट सीट्स के ऊपर जाकर के अपनी कैंपेन चला रहे हैं और इकट्ठे जा रहे हैं। लेकिन यहां पर दिक्कत यह है कि यहां पर पीएचडी के जो लोग हैं वो इकट्ठे नहीं हो पा रहे। लीडरशिप उनकी जो है उन पे बार बार यह बताया जाता है कि इनकी फलां लीडरशिप को फलां जगह पर हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, या वो ये कहते हैं कि हमें उस इलाके में जाने की इजाजत नहीं दी गई। किसी जगह पर भी उनका यह नहीं देखने को मिला कि फारूक अब्दुल्ला के बारे में बताया गया कि उन्होंने कहा कि मैं किसी कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में आ गया हूं, जिसकी वजह से जो लोग मेरे से मिले हुए हैं वो अपने आप को आइसोलेट कर दीजिए। तो उमर अब्दुल्ला चूंकि उनके साथ ही रहते थे, उन्होंने भी कहा कि उनके वालिद चूंकि कोविड-19 के किसी पेशेंट के कांटेक्ट में आ गए थे, तो इसलिए एहतियाती तदाबीर के तौर पर वो फिलहाल आइसोलेशन में चले जाएंगे और अलग जाकर के बैठ जाएंगे। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो क़यादत है ये जाकर के आइसोलेशन के अंदर चली जाती है। वहीं पर महबूबा मुफ्ती का यह कहना है कि जब कभी भी वो किसी बड़े इलाके का दौरा करना चाहती हैं जहां पर आवाम उनका इंतजार कर रही हैं, तो उनको घर के अंदर बंद किया जा रहा है। अब ले दे करके कहीं पर सज्जाद गनी लोन बचते हैं और वो कुपवारा के अंदर जाकर के आजकल मसरूफ अमल हैं, क्योंकि कुपवारा के अंदर उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करते हैं तो वहां पर कई ऐसे अब लीडर खड़े हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के। अपनी जब पार्टी की बात करते हैं उस हवाले से, तो वहां पर वो लोग जड़े मजबूत करना चाहते हैं। तो क्या वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या दीगर जमातें जो हैं, क्या वो वाकई उतने जोर में नहीं है कि वो सज्जाद गनी लोन जैसी जाकर के वहां पर डिफेंड पॉलिसी को अपना सकें? इस मामले को लेकर के शायद सज्जाद गनी लोन का कुपवारा हंदवारा के अंदर ज्यादा रहना मजबूरी बनता है, क्योंकि जब कल की डेट में रिजल्ट निकल करके आएगा तो एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा शायद उस वक्त अगर कोई ऊंच नीच हो जाती है। इसी तरह से जो टॉप लीडरशिप से वो निकल नहीं पा रही है। आज भी अगर महबूबा मुफ्ती की बात करें तो उन्होंने एक ट्वीट किया, जिस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि उनके वहां पे पुलवामा के इलाके में किसी जगह पर चुनाव हो रहे थे, जहां पे एक मखसूस इलाके को, जहां पर यह बताया जाता था कि पीएचडी के हक में बहुत अच्छा वोट जा सकता था, लोग वोट कास्ट करना चाहते थे, लेकिन नामसाइद हालात का और जंगजुओं की मौजूदगी का नोशन डाल करके बकौले उनके ट्वीट के लोगों को घरों से बाहर नहीं आने दिया गया और उन्हें अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने से रोक दिया गया। क्योंकि उनका यह ट्वीट काफी ज्यादा इसलिए वजन रखता था क्योंकि दूसरे साइड से जो लोग निकल रहे थे, तो जिस अंदाज में ट्वीट किया गया था यह अंदिया दे रहा था कि ऐसे लोग अब आकर के बाहर वोट दे रहे हैं जो शायद उनके कैंडिडेट्स के हक में वोट नहीं दे रहे हैं। वहीं तीसरी तरफ आपने देखा कि आज मीडिया के 3 नामानिगारों के साथ भी पुलिस के बीच में मैं तू हो गई, जिसको लेकर के काफी ज्यादा मामला उछलता रहा पूरा दिन। और 3 जो सहाफी हैं उन्होंने यह इल्जाम लगाया कि उनको अपने सहाफती फराइज अंजाम देने से पुलिस ने रोका और उसके बाद उनका ज़द-ओ-कोब भी किया। तो इस मामले में जो मामला है ये हायर अथॉरिटीज तक ले जाने की कोशिश की गई। इस पर भी खूब आज जो नेता हैं यहां पर वो बहुत ज्यादा बोले और उनका यह भी कहना था कि जब आप इनको आगे जाने की इजाजत नहीं देते तो बड़ा लीडरान की कहां पर खैर हो सकती है। तो बहरकैफ अगर आप कुल मिलाकर के देखते हैं आज दिन के हवाले से, तो जहां जावेद मुस्तफा मीर जो इसको जेकेपीएम की निशस्त पर बैठे हुए हैं बहसत वहां के सरबराह के शाह फैसल के बाद, तो उन्होंने भी एक बयान दिया जिसमें उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि महबूबा मुफ्ती को गिरफ्तार करना वाजिब और किसी भी तरीके से मुनाफी हो जाता है इलेक्शन रूल्स के बारे में। तो दूसरी तरफ से आपको यह बात भी बताई देते हैं कि मुजफ्फर शाह के बारे में कि उन्होंने भी आज नामानिगारों से बात करते हुए और खुसूसन केटीवी उर्दू के साथ बात करते हुए कहा कि ये जो नोशन कायम किया जाता है जिसमें वोटरान को किसी जगह पर बाहर नहीं निकलने दिया जाता, कहीं पर लीडरान जो हैं उनको नजरबंद किया जाता है, कहीं पर छोटी मोटी जो कयातें हैं उन्हें जाकर के कैंपेन करने की इजाजत नहीं दी जाती। यह एक बड़ी बौखलाहट हो सकती है हुक्मरान जमात के लिए, जो चाहती है कि किसी तरीके से इन इलेक्शंस को रिग किया जाए और इसको लेकर के किसी तरीके से बड़ा महाज यहां पर खड़ा करने की कोशिश की जाए, लेकिन इंतखाबात के नताइज खुद ही उनके सारे मामला का जवाब देंगे। उसके साथ ही एक स्टेटमेंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया जिसमें उन्होंने इल्जाम आयद किया कि आज तक जितने भी यहां पर काम हुए 1987 से लेकर के जो रिगिंग्स हुई, उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला किसी भी तरीके से एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा होने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं मफाद परस्त होते हैं और इन लोगों की वजह से जम्मू कश्मीर में जो बंदूक का कल्चर है वो आ गया।
तो क्या कुछ कुल मिलाकर के ये लीडरान कहते हैं। हम आपको दिखाते हैं पहले कि जावेद मुस्तफा मीर की बात करें या फिर मुजफ्फर हुसैन शाह की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें, तो मुजफ्फर शाह ने और भारतीय जनता पार्टी के लीडरान ने क्या कुछ कहा और जावेद मुस्तफा मीर के क्या कुछ इल्जामात थे। आइए आपको हम वो सारे बयान दिखाते हैं। तो बातें आज हो रही हैं जिस तरह से शोपियान में वाक़ा हुआ है, एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को आप कैंपेन नहीं करने दे रहे हैं, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। डेमोक्रेसी है, मुझे लगता है डेमोक्रेसी लखनपुर से बाहर है, यहां कहां है डेमोक्रेसी। उसके बावजूद भी हम लड़ रहे हैं सब, जितना भी आप वो करें, फौज का मुहासरा करें, हर तरफ करें। बीजेपी यहां से इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है 0 सीट लेके वापस चली जाएगी और हम इसका भरपूर इसको कंडेम करते हैं। इस तरह से इलेक्शन नहीं चलते। मुझे नहीं मालूम चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या कर रहे हैं, जो यहाँ के हैं एसईसी, वो क्या कर रहे हैं, मैं समझ नहीं आ रही ये बात। कैसे ऐसे वो होने दे रहे हैं कि आप पूरे एरिया को आप कॉर्डन ऑफ कर देंगे विद सिक्योरिटी फोर्सेस। बीजेपी के साथ क्यों नहीं करते हैं आप ये, जो उनकी जो सहयोगी पार्टी यहां पर है उसके साथ क्यों नहीं करते हैं, उनके लोगों को बंद क्यों नहीं करते हैं आप। Why is Shahnawaz Hussain or the other people who are campaigning in Kashmir, why are they not held up? उनको क्यों नहीं सिक्योरिटी रीजन की वजह से बंद करते हैं। महबूबा जी को क्यों बंद कर रहे हैं, हमारे कैंडिडेट्स को क्यों बंद कर रहे हैं, हम लोग को क्यों रोकते हैं। बहुत दफा रोका गया हमको भी जाने से, तब भी हम आपको बुरी तरह से पछाड़ देंगे। याद रखिए आप, अब्बास अंसारी, शाहनवाज हुसैन, चुग साहब, We will make you bite the dust in Kashmir. Remember that. इजाज़त है जी, मुझे लगता है डेमोक्रेसी में जो इजाज़त है वो पहली बार ही आपको डीडीसी में यहाँ पर नज़र आ रही होगी। सभी लोगों को पूरी तरह से जो है पूरी खुली छूट है, सब अपनी अपनी जगह पे कैंपेनिंग कर रहे हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और चीज़ें अलग हो सकती हैं, अदरवाइज़ हर इंसान पूरी तरह से अपना जोर शोर लगा रहा है ताकि जो जवान चेहरे हैं, जो नए लोग हैं, वो उभर कर आगे आ सके। रही बात जिस बयान की आप बात करें महबूबा जी की, जो कल उनका वीडियो भी वायरल हुआ है, अगर आप उसमें देखें तो वो ताले को, जो उनका गेट है उसको अंदर से ताला लगा हुआ है, ना कि बाहर से लगा हुआ है। खबर बनाने की इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ ये लोग ढूंढते रहते हैं यहाँ और वहाँ, जहाँ पर कि इनको अगर ऐसी कोई बात है तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ, उसके पास इन्हें कंप्लेंट करनी चाहिए। असलियत में बात यह है कि इनकी सियासी ज़मीन आज ख़त्म हो चुकी है। कल इनको पता है कि हमारा तो कोई जीत कर आएगा नहीं, तो लोगों को क्या हम अपना मुंह दिखाएंगे, तो उसके लिए इन्होंने पहले से ये एक जवाब तैयार कर लिया जी, हमें घर पर रखा गया था, ऐसे घर पर रखा गया था जिसमें ताला भी अंदर से मारा गया था। तो कश्मीर की जनता को आपने काफ़ी देर तक बेवकूफ़ बनाया। अब ये लोग आपके इन झांसों में आने वाले नहीं हैं। ये आपको बड़ी जल्दी डीडीसी के चुनावों का जैसे ही रिजल्ट आता है आपको नज़र आ जाएगा। देखिए, पीएजीडी जो एक गैंग, गुपकार गैंग जिसकी आप बात करें, वो बना है, वो सब लोगों को पता है, एक अपॉर्चुनिस्टिक लोगों का गैंग है, जिन्होंने एक दूसरे की बाहों में बाहें इसलिए डाली हैं, कहीं ना कहीं जो आज तक उन्होंने सियासत की आड़ में, 370 की आड़ में जो कश्मीरी लोगों का हक खाया है और उसकी अब अकाउंटेबिलिटी सेंटर उनसे लेगा, उससे बचने के लिए ये एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर करीब आ गए हैं। लेकिन वहीं भी आप देखें कि इन्होंने एक दूसरे के अगेंस्ट भी कैंडिडेट प्लेस किए हुए हैं, तो इनकी ये खुद कंफ्यूज्ड हैं कि हम पीएजीडी में कर क्या रहे हैं। तो ये लोग जो इनकी आज तक के जो उनके मंसूबे थे कि किसी तरह से हम लोग बस अपनी जेबें भरें और कश्मीरियों को सेंटर से दूर रखें, वो मंसूबे इनके आज खत्म हो चुके हैं। और आप देखेंगे आने वाले वक्त में ये पीएजीडी आपको कहीं भी नजर नहीं आएगी। ये फिर से एक दूसरे के वैसे ही खून के प्यासे हो जाएंगे जैसे इस चुनाव से पहले थे। देखिए, फारूक साहब और डेमोक्रेसी, ये दोनों एक अपोजिट शब्द है, इन दोनों का कोई एक दूसरे से मेल ही नहीं बनता। फारूक साहब किस डेमोक्रेसी की बात करेंगे, 87 के भूल गए वो, उन्होंने जब यहाँ पर एमयूएफ को फारूक साहब ने हरवाया था, क्या भूल गए सेंटर के साथ उस समय कैसे सांठगांठ की थी, कैसे जीतों को हराया और हराए वो को जिताया था, जिसके कारण यहाँ पर कत्लो गारत फैली। यहाँ पर कश्मीर में से जो सबसे पहली इलीगल बंदूक आई है उसको लाने वाले फारूक साहब हैं। यहाँ पर 30 साल जितना भी खून बहा, जितना जेलम में खून बहा, जितना शिकारों में खून बहा, जितना यहाँ की गलियों में, बाग बगीचों में खून बहा, उसका अगर कोई जिम्मेदार है तो एक इंसान, वो सिर्फ और सिर्फ फारूक अब्दुल्ला है, जिसने यहाँ तक अपने कार्यकर्ता को भी कहा कि जाओ पाकिस्तान और बंदूक लेकर आओ। वो लोग आज डेमोक्रेसी की बात करेंगे, ये आप लोगों को खुद ये बहुत बड़ा बद्दा मजाक है और ये कश्मीरियों के साथ सबसे बड़ा बद्दा। देखिए, हमें समझ लेना चाहिए और ये मान के चलना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें जो है फ्री हैंड टू डेमोक्रेसी नहीं दे रहा है। वो अपना जो कुछ भी उनको इस वक्त ठीक लगता है अपनी पार्टी के लिए, आई एम टॉकिंग ऑफ बीजेपी, नॉट द गवर्नमेंट। जो बीजेपी पार्टी है, जो उनको लगता है उनके फेवर में जा रहा है, वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। वेल एज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर इज डिटेन्ड, तो ये तो गलत बात है। अब डेमोक्रेसी है, आप आइए मैदान में, लड़िए इलेक्शन, फिर कौन हारता है कौन जीतता है वो अलग बात है।
देखिए, मैं एक बात कहूँ, हम 6 पार्टियां गुपकार अलायंस में हैं। एनडीए में भी पार्टियां हैं, भी पार्टीज हैं, यूपीए में भी पार्टीज हैं। क्या हम उनको गैंग्स कहेंगे? फिर तो हमें भी उनको गैंग कहना चाहिए। लेकिन हम इखलाक से नहीं गिर रहे हैं, नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं वो इखलाक से गिर रहे हैं। Yes, so yes, if you do so in a democratic country, if you say in so-called democratic country where we have right to freedom to preach whatever is mentioned in the Constitution of India, if there is anything which is the people are being held, they are being held up somewhere, they are being stopped, they are being harassing in order to kill the time. It's but natural, it's to sabotage the voters from caste. जी हाँ नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि डीडीसी इंतखाबात के हवाले से जो हम बात कर रहे थे, इन इंतखाबात में लोगों की भरपूर शिरकत इस बात का अंदिया देती है कि 50 से 60% का जो इस वक्त एक शरह रह रही है इंतखाबात के बीच में, और कुल मिलाकर के ये सारा अमल जो है लगभग ये कह सकते हैं कि सरकार की एन तवक्का के मुताबिक जिस तरीके से सिक्योरिटी के आला इंतजाम किए गए थे, कई जगह पर ऐलान किए जा रहे थे कि मास्क पहन करके आप आइए और अपने वोट का इस्तेमाल करिए, और दीगर जगहों पे जो इंतजामात रखे गए थे उनके हवाले से यह बात बताई देते हैं कि लोगों ने बढ़ चढ़ करके इन 37 नशिस्तों के लिए आज अपने वोट का इस्तेमाल किया, और उनकी तकदीर जो है अब मशीनों के अंदर बंद हो चुकी है। अब छठे मरहले के लिए भी सरकार मुकम्मल तरीके पर लंगर लंगोटे कस करके तैयार है। वहीं दूसरी तरफ से आपको बताई देते हैं कि अवामी सरकार ना होना भी एक बड़ा मामला हो जाता है। यहां पर कांग्रेस का यह मानना है कि अगर कोविड-19 के बीच में यहां की सरकार डीडीसी के इंतखाबात करवा सकती है, पंचों सरपंचों की पड़ा असामियों के लिए इंतखाबात करवा सकती है, और कुल मिलाकर के जो यहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर सूरत हाल है इसको यकसर नजरअंदाज करके डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए सरकार दावा करती है कि उन्हें डीडीसी के इंतखाबात करवाए, तो बेहतर यह होगा कि फौरी तौर पर यहां पर जो असेंबली के इंतखाबात है उनको अमल में लाया जाए। इस हवाले से जो कांग्रेस की इंचार्ज है जम्मू कश्मीर की, वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर आई हुई थी, तो उन्होंने भी जम्मू के अंदर एक प्रेशर दिया जिसमें उन्होंने यह बात कही कि किसी भी तरीके से सरकार को अब असेंबली के इंतखाबात करवाने चाहिए, क्योंकि अवाम के जो मामलात हैं, अवाम की जो मुश्किलात हैं, उनको तब तक हल नहीं किया जा सकता जब तक यहां पर बाज़ाब्ता तौर पर असेंबली के इंतखाबात ना हो जाएं और असेंबली के नुमाइंदे अवाम की खिदमत के लिए अपने आप को आयतन ना करें, क्योंकि डेमोक्रेसी तब तक नामुकम्मल है जब तक यहां पर चुनाव अमल मुकम्मल नहीं हो जाता। क्या कुछ उनका कहना था, आपको दिखाते हैं। एक तो कोविड के सिचुएशन में ये चुनाव गवर्नमेंट ने लिए हैं, मुझे लगता है कि बहुत ही गलत बात हुई है, क्योंकि बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं जो चुनाव में थे वो कोविड से ग्रस्त थे। आज भी आईसीयू में हमारे एक भूतपूर्व सांसद मदन लाल जी आईसीयू में है, उनका बेटा भी एडमिट है। बहुत सारे लोग हमारे एडमिटेड हैं। हमारी महिला कांग्रेस के अध्यक्षा को कोविड हुआ है, हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को कोविड हुआ है। तो ये ऐसे हालात में उन्होंने करने नहीं चाहिए थे, तो भी उन्होंने चुनाव लिए हैं। ऐसे अगर चुनाव ये लेते हैं तो मैं अपील करती हूँ और मैं आह्वान करती हूँ कि अगर ये चुनाव वो लेते हैं तो जल्द से जल्द असेंबली के भी चुनाव डिक्लेयर करें और असेंबली के चुनाव ले, और यहाँ पे एक लोक नियुक्त सरकार हो जाए जम्मू कश्मीर में। ये उन्होंने करना चाहिए, ये हमारी मांग है। मैं यहाँ आने के बाद देख रही हूँ कि सिक्योरिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे लोगों को, जो अध्यक्ष सहित हमारे सभी लोगों की सिक्योरिटी निकाल दी गई है। तो इस हालात में हमारे लोग कैसे चुनाव लड़ेंगे? जो आप पिक एंड चूज करके सिक्योरिटी देंगे, और जो लोग विरोधी पार्टी के उनको सिक्योरिटी नहीं देंगे, जिनको खतरा है, जिनके लिए पहले सिक्योरिटी थी, उनको 2 दिन पहले उनकी भी सिक्योरिटी निकाल दी है। तो उसके लिए भी हम अपील करते हैं कि वो सिक्योरिटी वापस देनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये इतने सारे चुनाव में बीजेपी की एंटायर लीडरशिप और बीजेपी के एंटायर जो एक्टर एक्ट्रेसेस है वो यहाँ आई हैं। मुझे उनको एक ही सवाल पूछना है कि ऐसे हालात में अगर ये इतने अपने काबिलियत पे विश्वास रखते हैं, तो क्यों उन्होंने इतने लोगों को दिल्ली से बुलाया? क्यों अपने लोगों को नहीं चुनाव लड़ने दिया, लोकल लोगों को? क्योंकि ये तो चुनाव लोकल है, यहाँ पे उनको किसी के आने की जरूरत नहीं थी। और मुझे दूसरा भी एक बात लगता है कि जो बात हम बार बार बोल रहे हैं कि स्टेटहुड देने की, जो कांग्रेस की हमेशा दिल की बात रही है,
तो स्टेटहुड देने के लिए बीजेपी ने क्या करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया है, वो भी अभी इस चुनाव के उपलक्ष्य में उन्हें बोलना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए। इस प्रदेश की मांग है कि जो 3 मुद्दे कांग्रेस ने उठाए हैं कि हमारा स्टेटहुड वापस करिए, प्रदेशत्व में बहाल कीजिए, जो यूटी में बदला है वो हमें चाहिए, हमारे लोगों को रोजगार है वो रोजगार छीनने नहीं जाने चाहिए। इसलिए आप लॉफुली क्या करते हैं, जो हमारे साथ वाले हिमाचल में हो रहा है 118 आर्टिकल के अनुसार, वहां पे जमीन कोई नहीं ले सकता है, तो जमीन का अधिकार वापस दे दे और हमारे लोगों की नौकरियां, बेरोजगारों को नौकरियां यही मिले लोकल लोगों को। ये हमारी 3 मांगों के लिए बीजेपी ने अपना जो स्टैंड है वो क्लियर करना चाहिए, ये हमारा कहना है। देखो, जान तो पहले अल्लाह ताला बचाता है, मगर सरकारों का फर्ज है। हमने लगातार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मिल के भी ये कहा, हमने कहा एक फार्मूला बनाई, अगर नेशनल पार्टीज के ओहदेदार है वो देख लीजिए, डिफरेंट पार्टीज के एक्स एमएलए एक्स मिनिस्टर, आज तो सारे एक्स हैं, आज कोई सिटिंग नहीं है, आप रूलिंग पार्टी के, दिल्ली में रूलिंग पार्टी के लोगों को वजारत रोड में अभी भी मिनिस्ट्रियल बंगलों में बिठा रखे हो और उनको Z+ सिक्योरिटी दे रहे हो, तो ये कौन सा नजरिया है कि उनको लिए सब कुछ अरेंज है और जो नेशनल पार्टी के दूसरे ओहदेदार हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको आप बिल्कुल ही फैसिलिटेट नहीं कर रहे? तो आपके पास कौन सी ऐसी सर्टिफिकेट है कि कोई खुदा न खास्ता ऐसा हादसा ना हो? हादसा होने के बाद सब रोते हैं, मगर सरकारों की ड्यूटी है कि हादसा ना हो, सबकी जान सुरक्षित हो और पॉलिटिकली सब लोग अपनी मूवमेंट बनाए रखें, उसी को हेल्दी इलेक्शन करें, वरना तो ये मैनेज इलेक्शन कल कहा जाएगा। क्या केंद्र सरकार जानबूझ के ऐसा कर रही है? डेफिनेटली, बिल्कुल डेफिनेटली। जी हाँ नाज़रीन, आपने देखा कि ये कांग्रेस पार्टी की जो इस वक्त तर्जमान है वो कश्मीर के अंदर ये जो बात कह रही थी इलेक्शंस के हवाले से, असेंबली इंतखाबात के हवाले से, तो इस पर एक खबर जो आज हमारे नजरों से दिन को गुजरी वो ये थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर रवाई सुबह पर आज कुछ खवातीन जो थी वो पहुंच गई और इस तरह से हबा कदल और नवा कदल इलाके की अगर बात करते हैं तो वहां पर पानी की अदम दस्तियाबी के हवाले से आकर के उन्होंने जम के एहतजाज किया। आप सोचेंगे कि एहतजाज उन्होंने आकर के नवाई सुबह पर ही क्यों किया, हालांकि नवाई सुबह के अंदर ना ही चीफ इंजीनियर कहीं पर पीएचई के बैठे हुए हैं जिसे आप जल शक्ति डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं, न वहां पर कोई गवर्नर का मशीर बैठा हुआ है, ना कोई बैठा हुआ है, लेकिन उनका शिकवा अपने ही लोगों से था, बकौले उन खवातीन के। और इस तरह से शमीमा फिरदौस जो साबिका एमएलए हबा कदल रह चुकी है, उनकी मौजूदगी में उन्होंने सरकार के खिलाफ नारे लगाए और बताया कि उन्हें पीने के पानी की इंतहाई किल्लत है। इस मौके पर बोलते हुए शमीमा फिरदौस ने भी सरकार पर इल्जामात लगा दिए और कहा कि आप देखिए कि हद और नौबत कहां पर आ गई है कि लोगों को आप अपने मुतालबात मनवाने के लिए इन जमातों के दफातर तक आना पड़ता है, क्योंकि आप नुमाइंदा हैसियत तो कोई वक़्त ही नहीं रखती। शमीमा फिरदौस क्या कुछ कहती हैं, आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त की हुकूमत बीजेपी डॉक्टर फारूक साहब जिंदाबाद, अलायंस जिंदाबाद, अलायंस जिंदाबाद, अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, हमें क्या चाहिए? देखिए, आपको इस वक्त पता ही है ये जो मस्तूरात है ये यहाँ आई है, अपनी उन्होंने कंप्लेंट दर्ज की है, तो इस वक्त इतनी मुश्किलात है। हर एक पहले आप मुझे मेरी एक बात सुनिए, आज है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। आप मुझे बता दीजिए क्या ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं है कि इन मस्तूरात को, इन औरतों को पानी मिले? पीने के लिए पानी नहीं है। आप ये खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमें ये जो हिंदुस्तान की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, हमें इन्होंने कहाँ से कहाँ लाया। कहते हैं कि पैसे जमा करो, पहले पैसे लाओ फिर हम आपको पानी देंगे। यही हाल बिजली का भी है।
बिजली तो इतनी इस कदर आंख मिचौली कर रही है कि कभी 3 घंटे 4 घंटे बिजली मिलती ही नहीं है, 8-8 10-10 घंटे बिजली बंद रहती है। और हुकूमत किस चीज का दावा कर रही है, कौन सी डेवलपमेंट हो रही है? हमारी सड़कें देखिए, हमें यहाँ जंगल राज हो गया है। यह क्या दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि हमने कश्मीरियों को इतने हम पर मजालिम इन्होंने डाले हैं, इतने मजालिम। ये चाहते हैं कि हम इनके सामने घुटने टेके, और वो हम इनको दावा करते हैं इस ऑफिस से, वो उनकी ख्वाब ख्याली होगी, वो हिंदुस्तान का ख्याल होगा कि कश्मीरी मर सकता है मगर झुक नहीं सकता। हम कभी नहीं झुकेंगे, लेकिन इन्होंने हम अपनी इनफरादियत जो हमारी शख्सियत है, जो शेर कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला की देन है, वो जिंदा रहेगी। वर्षा का इलाका है, मुनव्वराबाद का इलाका है, मुनव्वराबाद का इलाका है, बागवानपोरा का इलाका है, बाबापोरा का इलाका है, गुदुबाग का वजीर लेन, और पता नहीं पानी पिछले 4 महीनों से। ये देखे यह और को तो अब आपकी सरकार से क्या मुतालबा थे? इनको सबसे पहले पानी मिलना चाहिए ताकि ये खाना तो पकाए, ताकि ये नमाज तो पढ़ सके। क्या ये हमें मस्जिदों से दूर रखना चाहते हैं, इबादत से दूर रखना चाहते हैं, ताकि हम हाथ मुंह भी नहीं धो सके, हम बच्चों की परवरिश नहीं कर सके, उनको यूनिफॉर्म, क्योंकि पानी ही नहीं है, सुबह कैसे उनको जाने के लिए हम स्कूल भेजें? आज का दिन जो है ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। आप देखिए, हमने इसके लिए इनसे कहा है कि मेहरबानी करके, हुकूमत से हम कहते हैं मेहरबानी करके जो इनके मसाइल है वो हल करें। जी हाँ नाज़रीन, यहां हम असेंबली की डीडीसी की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी बात है, जिसे आप सबसे बड़ा जमहूरी इदारा कहते हैं, यानी कि पार्लियामेंट की बात करते हैं। पार्लियामेंट के हवाले से नाज़रीन किराम आपको बताए देते हैं कि पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग की संग बुनियाद रखने के हवाले से, इसका बाज़ाब्ता तौर पर एक आगाज करने के हवाले से, यहां पर नरेंद्र मोदी जो इसको वजीर आजम हैं, वो चाहते हैं कि एक आला तरीन टाइप का एक इदारा बनाया जाए जिसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश हो पार्लियामेंट मेंबर्स के लिए, और इस तरह से एक नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का न सिर्फ यहां पर इफ्तिताह किया जाए बल्कि इसे तामीर करके कौम के नाम वक्फ किया जाए। तो इस हवाले से आज आपको बताए देते हैं कि एक बड़ी तकरीब हुई जिसमें पूजा अर्चना के साथ साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नए पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के हवाले से दुआ भी की और यह भी बताया कि इस पार्लियामेंट की इमारत को बहुत जल्द मुकम्मल करके कौम को सौंप दिया जाएगा। Live visuals coming in at the moment. Prime Minister Narendra Modi has reached for the foundation laying ceremony. The project, as you already know, will be costing 971 crore rupees. The new parliament building is spread over 64,000 square meters. It will be spread rather, and the new parliament building complex is going to be able to house over 1,600 MPs. In less than 3 minutes from now, the Prime Minister is going to be beginning the ceremony. He has arrived already for the Bhumi Pujan. Live visuals on your screen of Prime Minister Narendra Modi reaching the Parliament building. Up next, he's going to be laying the foundation stone of the new project. All the MPs, as a part of the feature of this Parliament building, are going to get 40 square meter office space in a redeveloped Shram Shakti Bhavan. But all of this will happen once the Supreme Court gives its final verdict on this issue as well, because the Supreme Court at the moment has halted the construction. However, the Supreme Court has allowed them to go ahead with the foundation laying ceremony and the Bhumi Pujan today. The Bhumi Pujan, as you can already see from the visuals, is a grand one with over 200 dignitaries present right there. Prime Minister Modi seated right there to commence the Bhumi Pujan. Let's listen in. सर्वधर्म प्रार्थना के लिए इस अवसर पर सभी धर्म गुरुओं की गरिमामयी उपस्थिति भी है। शांति शांति है। हस्तौ प्रकल्य रक्षा रक्षा अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। तो नाज़रीन, ये तो थी केटीवी की आज की पेशकश आपके लिए। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स के साथ हम आपको हमेशा अपडेट करते रहें। और रोजमर्रा जिंदगी में अगर आपकी कोई भी मुश्किल हो, किसी भी इलाके में कोई भी ऐसी दिक्कत हो जो सरकार तक पहुंचाने के लिए आपको हमारी मदद की जरूरत पड़ती है, तो हम एक
पुल की तरह आपके और सरकार के बीच में आएंगे ताकि आपके मामलात का अजाला हो सके। हमें दीजिए आज के शुमारे से इजाजत। खुश रहिए, खुशहाल रहिए। खुदा हाफिज़ नासिर।